देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर शुरुआत कर रहे हैं और प्रयास करिएगा कि इसको इसी वीडियो को देखते वक्त ही एकदम रट मारिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ कि चलो एक बार देख लें तो फिर बाकी हम क्वेश्चन आंसर बाद में रट लेंगे या बाद में याद करेंगे। प्रयास आपका यह होना चाहिए कि जब भी जिसको देखिए वहीं पर डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए भाइयों, ठीक है। जितने लोग इसके ग्रुप में जुड़े हैं, रिजल्ट सबका बनना चाहिए। जब भी इसका रिजल्ट आए तो बेहतर परिणाम आपका सामने होना चाहिए। तो उसके लिए शुरुआत हम करते हैं। डेली बाय डेली 20-25 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे और इसका रिजल्ट शायद आपको दिखेगा कभी ना कभी, है ना। तो आइए शुरुआतें करते हैं। सबसे पहला हम चर्चा कर लेते हैं द्रव्यमान पे। दोस्तों सुनिएगा, द्रव्यमान से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो याद रखें किसी पदार्थ का मूल गुण है। मतलब कि जब भी कोई पदार्थ बनता है तो पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है, किसी पदार्थ में टोटल जितना आइटम होता है, किसी पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। याद रखेंगे, द्रव्यमान अदिश राशि है और द्रव्यमान मूल राशि भी है और इसी वजह से इसे पदार्थ की मूल मात्रा कहते हैं, पदार्थ का मूल गुण कहते हैं। द्रव्यमान याद रखेंगे किसी पदार्थ का मूल गुण है और अदिश राशि है और मूल राशि दोनों है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे द्रव्यमान एक ऐसा संरचना, द्रव्यमान एक ऐसा राशि है कि जो कभी भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान एक ऐसी राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी बदलता नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे धरती पर, चाहे आसमान में, चाहे दुनिया में, कहीं लेकर जाइए, द्रव्यमान कभी भी बदलेगा नहीं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल पद्धति ने द्रव्यमान का मात्रक क्या माना है? किलोग्राम माना है। याद रखिएगा, सबसे बढ़िया बात है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। याद रखिएगा, कुछ भी पूछे, तापमान बढ़ा दें, चाहे दाब बढ़ा दें, चाहे स्थान परिवर्तित कर दें, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि तापमान का, दाब का, स्थान परिवर्तन का, ऊंचाई पर लेकर जाने पर, गहराई पर लेकर जाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं, लेकिन अगर किलोग्राम ना हो तो लिखते हैं साधारण तराजू से मापते हैं। किस यंत्र से मापते हैं? साधारण तराजू से मापते हैं। लेकिन वहीं पर याद करिए, भार पूछते तो कमानीदार तराजू से मापते हैं। स्प्रिंग तराजू, स्प्रिंग बाट से उसको मापते हैं। याद रखेंगे इसको, क्लियर है। तो द्रव्यमान से क्वेश्चन आई थिंक बन जाएगा। ताप का, दाब का, स्थान का, एक स्थान से चाहे ताप बढ़ाइए, दाब बढ़ाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, द्रव्यमान अदिश राशि है और साथ ही साथ मूल राशि है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला है। यह क्वेश्चन पेपर में डिट्टो आता है दोस्तों, पूछा है। सबसे पहले समझिए, थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ाया जाए दोस्तों। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि प्रश्न आपसे कहा जाए कि किलोवाट घंटा क्या होता है, सुनिए। अगर आपसे केवल किलोवाट लिखा है तो दोस्तों अभी किलोवाट शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का। कान खोलकर दिमाग लगाकर सुनिए, किलोवाट शक्ति का मात्रक है। लेकिन इसके साथ घंटा लग जाए ना, घंटा 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 घंटा, तो यह ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो ऐसे लिखेगा किलोवाट घंटा। दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक। और याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। याद रखिएगा, 1 किलोवाट में दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। एकदम रट मारिएगा, घोल कर पी जाइएगा इसको। 1 किलोवाट में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। याद रखेंगे, इसी को ही एक यूनिट बोलते हैं। कभी कभी 1 यूनिट भी करके पूछ देता है तो भी इतना ही बताएंगे। अगर 1 किलोवाट घंटा इतना है तो क्या 2 किलोवाट घंटा नहीं निकाल पाएंगे? इसका 2 गुना, तो 36 का 2 गुना 72, यानी कि 3.6 का 2 गुना 7.2, तो 7.2 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। यानी कि इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। किसका मात्रक है दोस्तों? ये सब किसके मात्रक हैं? तो ऊर्जा के मात्रक हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात हो, देखिए आमतौर पर जितने भी विद्युत धारा में जो पढ़ते हैं ना, जो विद्युत में पढ़ते हैं, सारी की सारी राशियां अदिश राशियां होती हैं। लेकिन जिसके साथ क्षेत्र लग जाए, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चाहे चुंबकीय छड़ की दिशा,
दिशा लग जाए चाहे क्षेत्र लग जाए, चुंबकीय क्षेत्र चाहे विद्युत क्षेत्र, तो वह हमेशा क्या होती है, सदिश राशि होती है। बाद बाकी प्रतिरोध हो गया, विभव हो गया, विद्युत धारा हो गए, प्रवणता हो गई, यह सब के सब क्या होते हैं, अदिश राशियां होती हैं। क्लियर है? जिसके साथ क्षेत्र लगे वह क्या होता है, सदिश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चुंबकीय प्रवाह देख लीजिए, यह चुंबकीय प्रवाह है तो स्वाभाविक बात है, क्षेत्र नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, अदिश। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की बात हो तो क्या हो जाएगा, सदिश। एंट्रोपी क्या होता है, तो एंट्रोपी अदिश राशि है। ऊर्जा की खपत जो होती है एंट्रोपी कहलाती है, एंट्रोपी अदिश राशि है। एंट्रोपी का संबंध ऊर्जा से है, ऊर्जा अदिश राशि है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। देखिएगा बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कार्य। अब बताइए ना, कार्य अदिश राशि है महाराज, बच्चे बच्चे को पता कार्य अदिश राशि है। कई बार क्वेश्चन केवल इतना दे देता है कि निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है, तो निकाय पर कार्य करिए, चाहे चौकी पर कार्य करिए, चाहे बेलना पर कार्य करिए, चाहे घोड़े काम करिए, चाहे कुछ पर काम करिए, किया गया कार्य हमेशा अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। निकाय पर किया गया कार्य चाहे कहीं किया गया कार्य हमेशा क्या होगा दोस्तों, अदिश राशि होगा। एकदम एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए। कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप में यह वीडियो जाना चाहिए और उस पूरे ग्रुप के एक एक बच्चे का रिजल्ट बनना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है दो सदिशों का अदिश गुणन। सुनिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणन से क्या प्राप्त होता है, या दो सदिशों का अदिश गुणन कैसा होता है। दो सदिश देखिए, एक हो गया बल जी, एक हो गया विस्थापन जी, और इसके बीच अदिश गुणन मतलब यह डॉट वाला गुणन। देखिए इसे अदिश गुणन बोलते हैं, लेकिन यही रहे F इंटू डी तो यह सदिश गुणन हो जाएगा दोस्तों। यह क्या हो जाएगा, सदिश गुणन। इसे क्रॉस गुणन बोलते हैं, और इसे डॉट मतलब बिंदु गुणन बोलते हैं। दोस्तों सुनिए, दो सदिशों का अदिश गुणन यानी कि F, एक सदिश F है बल और एक सदिश विस्थापन, इसके बीच हमने लगाया डॉट गुणन, बिंदी वाला गुणन। क्या रिजल्ट देता है दोस्तों, इसे ही कहते हैं कार्य। और कार्य हमेशा कैसी राशि होती है, सर जी अभी पढ़े, अदिश राशि। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है हमेशा कैसी राशि देता है, अदिश। रिजल्ट क्या देगा, अदिश। मतलब दो सदिश का अगर आपने डॉट गुणा किया तो इसके बराबर जो भी आएगा वह हमेशा अदिश राशि होगा। क्या होगा, अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आप जानते हैं प्रदिश राशि जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुनो ध्यान से, आपने सदिश राशि पढ़ा होगा, आपने अदिश राशि पढ़ा होगा, पढ़े या ना हो जी। सदिश राशि, अदिश राशि, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है टेंसर राशि, टेंसर क्वांटिटी। उसी टेंसर राशि को हिंदी में प्रदिश चाहे तिनका बोलते हैं, प्रदिश चाहे तिनका बोलते हैं। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी सदिश राशि में नहीं रखते हैं, उनको टेंसर राशि कहते हैं, क्योंकि इनकी दिशा बार बार बदलती रहती है। तो कौन कौन सी राशियाँ हैं, जड़त्व आघूर्ण है, तनाव है और अपवर्तनांक है। जड़त्व आघूर्ण है, तनाव है और अपवर्तनांक है, याद रखिएगा। जड़त्व आघूर्ण है, तनाव है और अपवर्तनांक है, इसको याद रखेंगे। आ जाइए लिफ्ट वाले क्वेश्चन पर, बड़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है, एकदम रट मारिएगा तो, है ना। बहुत सारा चीज़ आप नहीं समझते हैं, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती लेकर खींच ही रहे हैं इतने दिनों से, है ना। नहीं आता है बुद्धि समझ में, फिर भी लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो कान खोलकर दिमाग लगाकर मन योग से सुनिए। लिफ्ट में चढ़े हैं, अरे PVR गए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे ना हो, लिफ्ट में चढ़े होंगे तो देखिएगा पूछा जाता है कि अच्छा एक बात बताइए, लिफ्टवा जैसे जैसे नीचे आता है, लिफ्ट नीचे आता है तो हमें लगता है कितना हल्लुक है हम, और लिफ्टवा जैसे जैसे ऊपर जाता है तो कर हालत ख़राब होता है, मतलब जैसे लगता है हमें कितना ज़बरदस्ती खींच रहा है ऊपर। तो क्वेश्चन बनता है कि लिफ्ट में आप हैं, मान लीजिए लिफ्ट में आप हैं, आपको भार अपना कम कब लगेगा, भार अपना कम कब लगेगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो भार कम लगेगा कि लिफ्ट ऊपर जाएगा। अरे ऊपर जाएगा तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा लिफ्ट को, जैसे लगेगा कि आप कितना भारी हो गए हैं, और लिफ्ट नीचे आएगा तो जल्दी जल्दी आप भी नीचे आएंगे तो जैसे लगेगा कि भार कितना कम हो गया है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, लिफ्ट जब क्वेश्चन पूछा है, लिफ्ट जब नियत त्वरण से नीचे जाता है, लिफ्ट जब नीचे, नियत त्वरण मतलब एक समान चाल से, एक समान वेग से, ऐसा थोड़ा ना कि लिफ्ट एक बार हचाक से नीचे फिर नीचे फिर नीचे, इस प्रकार से नहीं, एकदम एक समान चाल से नीचे जाता है। तो जो व्यक्ति होता है ना उसको नीचे, अरे छोड़ो इस वीडियो को, छोड़ो मेरी बातें सुनो। जब लिफ्ट नीचे जाता है ना दोस्तों तो भार कम महसूस होता है,
जिससे लगेगा कि आप 60 किलो के हैं, मान लीजिए आप 60 किलो के लगेगा 30 किलो के हैं। लिफ्ट जब नीचे जाता है तो भार कम महसूस होता है, और लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो भार बहुत अधिक महसूस होता है, भार बहुत अधिक महसूस होता है। याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? अरे सुनिए ना, लिफ्ट का फंडा हम समझते हैं। आप बाल्टी से, कुएं से पानी वानी खींचे होंगे, तो जब पानी को खींचते हैं बाल्टी 15 ही लीटर की, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब ऊपर खींचते हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है। वही बाल्टी जब ऊपर से नीचे गिराते हैं जल्दी जल्दी नीचे आता है, जिससे लगता है कितना कम भार है। यानी कि जब लिफ्ट नीचे आए तो व्यक्ति का भार कम हो जाता है, लेकिन लिफ्ट जब ऊपर जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर देखो, यह क्वेश्चन अगर याद करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमारे पास दो प्रकार के बल होते हैं। एक असंपर्क बल है, मतलब जिसे हमें छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। और एक संपर्क बल है, बिना छुए काम ना चलेगा। जैसे घर्षण बल संपर्क का बल है। दो सतहों के बीच रगड़ होगा ना, एक सतह और दूसरा सतह, दो सतहों के बीच रगड़ होगा तो घर्षण उत्पन्न होगा। कभी कभी क्रीम लगाए हैं आप लोग, हाथों पर क्रीम ले लेते हैं, मुँह पर रगड़ देते हैं, आपका गाल है और आपका हाथ है, दोनों के बीच रगड़ होता है तो पूरा बढ़िया से बल काम करता है, घर्षण बल। जब रोड पर चलते तो रोड के पहिए का, रोड और आपके वाहन का जो पहिया होता है उसके बीच घर्षण बल। श्यान बल द्रवों के बीच लगता है, उसी श्यान बल को संकर्षण बल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसी श्यान बल को संकर्षण बल ही बोलते हैं। और श्यान बल के कारण ही कोई द्रव मोटा होता है चाहे पतला होता है, यह भी याद रखेंगे। पेशी बल जो शरीर का बल है, यह भी संपर्क से ही काम करता है। देखिए, असंपर्क बल में सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है। असंपर्क बल एकदम याद रखिएगा, चट्ट से बैठेगा मुंह पर, अगर नहीं याद कर पाएंगे तो याद रखिएगा। देखिए, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल और किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं ऑटोमेटिक गिर जाता है। क्या कोई पकड़ता? नहीं सर जी, ऑटोमेटिक जमीन खींच रहा है, संपर्क नहीं है फिर भी जमीन खींच रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? असंपर्क बल है, याद रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? असंपर्क। चुंबकीय बल, एक चुंबक है दूसरा चुंबक है, नहीं छुआते हैं तब वो ऑटोमेटिक चिपक जाता है। कैसा बल है? कैसा बल है? कैसा बोलिए, कैसा बल है सर जी? असंपर्क का। और स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत बल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तनिके सा उसके समीपवर्ती जाएंगे ऑटोमेटिक संपर्क बना लेगा आपसे, तो स्थिर वैद्युत बल भी क्या है? असंपर्क का। असंपर्क में तीन बल याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल याद रखिएगा। पूछा जाए कि जितने भी बल हैं सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण। जितने भी बल है ना दोस्तों, जितने भी बल धरती पर हम जानते हैं, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। कौन रंग लें आप लोगों के लिए? चलिए यस सही है। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण, याद रखिएगा। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। और पूछ दिया जाए कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, तो नाभिकीय बल। सबसे प्रबल बल कौन सा होता है दोस्तों? तो नाभिकीय बल। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, धीरे धीरे ऐसे करेंगे। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक बताइए। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक यमकेस पद्धति में मात्रक होता है। यमकेस पद्धति की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ए से एम्पियर, ए से ए मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? ए मीटर से। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, 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 एम्पियर। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसको। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक है, या नहीं बताएंगे तो कल क्लासों में उठाएंगे, कल परसों में। याद रखिएगा, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक हमें पता करना है, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक। एमकेएस वाला तो मैंने बता दिया, एम्पियर होता है। सीजीएस मात्रक आपको खोज कर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बल के बारे में बात कर लेते हैं। बल के बारे में पता है, बल के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसमें परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बल आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में काम करता है। बल सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। बहुत सारी परिभाषा आप पढ़े होंगे महाराज, कितना बोले। बल के बारे में याद रखिए, किसी वस्तु पर कार्यरत बल, मतलब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो उसकी आकृति बदल सकता है। सही है, या तो बदल सकता है या तो बदलने का प्रयास करेगा। कार्यरत कोई बल है, किसी वस्तु की चाल और गति दोनों बदल सकता है। और बल का संबंध होता है जड़त्व से। याद रखिएगा, न्यूटन के गति का अगर आप नियम पढ़ेंगे, सुनिएगा, न्यूटन के गति का आप नियम पढ़ेंगे तो न्यूटन के गति का 3 नियम है, जिसे बोलते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम।
न्यूटन की गति को पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति के दूसरे नियम को बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और न्यूटन की गति के तृतीय नियम को बोलते हैं कृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे ताकि हम लोग करेंगे चर्चा। तो न्यूटन की गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। देख लीजिए, लिखे हैं पहले नियम से, यह जो पहला नियम है ना, पहला, इससे क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का क्या मिलता है? सूत्र। बल का सूत्र पढ़े हैं, F बराबर m इंटू ए, पढ़े हैं ना हो। किससे मिलता है? दूसरे वाले से। पहले वाले से क्या मिलता है बाबू? परिभाषा। जी आगे थोड़ा बचा है, लास्ट खत्म ही है, आइए देखते हैं। अच्छा, न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है? बल का सूत्र, और दूसरे से क्या मिलता है? बल की परिभाषा। तीसरा तो क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। आइए, पृष्ठ तनाव का कारण है ना, आपको पता है कि पानी का जो ऊपरी सतह है एक तने हुए पॉलीथीन यानी कि झिल्ली की तरह काम करता है। पानी का जो ऊपरी सतह, उस पर तनाव होता है दोस्तों, तनाव होता है। पूछा जाता है तनाव किसके वजह से होता है? तो अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण। अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण। किसके कारण होता है? स्वसंजक बल के कारण। देखिएगा, दो समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे स्वसंजक बल कहते हैं, और दो असमान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे असंजक बल बोलते हैं। देखते हैं, पानी की एक बूंद, यह भी पानी है, दूसरा भी पानी, धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा सा बूंदा बना लेती है। तो पानी और पानी का एक ही प्रकार के अणु है, इनके बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल बोलते हैं। लेकिन दो अलग अलग प्रकार के अणु, एक पानी हो और एक मिट्टी का तेल हो, दोनों पसर जाएगा, दोनों इधर उधर हो जाएगा, इसे बोलते हैं असंजक बल। जी सर, याद हो जाएगा। और स्वसंजक बल के ही कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। अच्छा, नींबू निचोड़ना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? महाराज सिंपल सा क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की बात हो रही है, हाथे से निचोड़ेंगे। कैसे निचोड़ते हैं? हाथे से कि मुँहे से कि दांते से? नींबू कैसे निचोड़ते हैं? हो हाथे से निचोड़ते हैं ना, सिंपल है। तो हाथे से जब निचोड़ेंगे तो पूरा दम लगाएंगे, किचकिचा के एकदम दम लगाएंगे। हाथे से निचोड़ेंगे, दम लगाएंगे, और दम लगाएंगे तो इसका प्रभाव आपके हाथों से लगेगा ना। दम हाथों में क्या है? पेशीय है, पेशी ऊर्जा। हाथ में जो आपकी ऊर्जा उसे पेशी ऊर्जा कहते हैं। तो जो नींबू निचोड़ने के लिए आप दम लगाएंगे, हाथों से लगाएंगे, अपने बाजू से पेशीय से लगाएंगे, तो किस ऊर्जा का? हाथ क्या है? नींबू निचोड़ना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो पेशीय बल का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए, यह तो पढ़े होंगे, सम्यक संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं। दो पिंडों के बीच, याद रखिएगा, पढ़ाए हैं। दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान हमेशा संरक्षित क्या रहता है? संवेग। देखिएगा, कभी भी दो पिंडों में टक्कर होगा, सुनिएगा चुपचाप, कभी भी दो पिंडों में टक्कर होगा तो हमेशा सुरक्षित क्या रहेगा? संवेग सुरक्षित रहता है। संवेग सुरक्षित रहता है, याद रखिएगा। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी दो पिंडों में टक्कर होता है तो टक्कर के बाद और टक्कर के पहले का संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम और आप आपस में लड़ जाएं, तो जितना तेज से, जैसे मान लीजिए हम और आप, मान लीजिए सपोज करिए आप 20 से चलना है, हम 30 से चलना है, हम और आप आपस में लड़ जाएं, तो लड़ने के बाद भी आप 20 से आगे ही बढ़ जाइए, हम 30 से आगे ही बढ़ जाएं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार के वेग में कमी ना हो, है ना। इसी को बोलते हैं सम्यक संरक्षण का सिद्धांत। सम्यक संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि दो वस्तुओं के बीच टक्कर के बाद, टक्कर के पहले जो भी संवेग है वही संवेग टक्कर के बाद होता है। क्लास में बताए हैं, फिगर उठाकर देख लीजिए, बात खत्म। 15-20 क्वेश्चन हुआ, वो बढ़िया क्वेश्चन है, और याद रखेंगे 17 से 18 मिनट में कंप्लीट है। ऐसे डेली करना है, ठीक है।